इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स हैं। अब इसे आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी चीज कीप इन माइंड दैट गुड गवर्नेंस एब्सोल्यूट टर्म में किसी भी गवर्नेंस में नहीं मिलेगा। देयर वुड बी अ परसेंटेज ऑफ गुड गवर्नेंस व्हिच वुड बी प्रेजेंट बिकॉज़ एब्सोल्यूट लेवल पे 100% गुड गवर्नेंस का मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। 90%, 80%, 95%, 100% एब्सोल्यूट इस मैट्रिक्स पे चलना प्रैक्टिकल टर्म्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, whether it is the American society or for that matter developed versus developing countries. So every system would have certain inefficiencies, every system would have certain issues. We need to ensure that at least overall system operates on the essence of good governance, कि इसकी जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट हर पॉलिसी इफेक्ट्स के अंदर पॉलिसी के अंदर इसका इफेक्ट या फिर इसका इंपैक्ट दिखाई दे। अब एब्सोल्यूट टर्म में कि 100% गुड गवर्नेंस है, न वो इंडिया में आज पॉसिबल है, न शायद अगले 50 साल के बाद पॉसिबल होगा। हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगी, कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस रहेंगे सिस्टम के अंदर, बिकॉज टू रन अ फैमिली इज अ डिफरेंट थिंग, to run an individual is a different thing, to run a country with an excessive amount of diversity and especially a democratic society के अंदर where everybody has a right to speak themselves, in that context हमेशा some challenges would be faced by the good governance। अब हमारा गोल ये है कि जो मैट्रिक्स है गुड गवर्नेंस की इसको एनहांस कैसे किया जा सकता है, कि हाउ डू वी एंश्योर दैट ओवरऑल द सिस्टम रेस्पेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, एटलीस्ट ज्यादातर मायनों में या गवर्नेंस के एस्पेक्ट में हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे। अब बढ़ाने के लिए कुछ एक एस्पेक्ट है। द फर्स्ट वन इज पहले हमें चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि सही मायने में जो इंडिया के अंदर गुड गवर्नेंस की सिस्टम है। गाइस वॉइस क्लियर है, गाइस वॉइस क्लियर है, गाइस वॉइस क्लियर है। निमिष अगर कोई वॉइस का इशू है अब, और अगर इफ देयर इज एग्जिस्टिंग प्रेजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, हाउ कैन वी एनहांस द कंटेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब किसी भी चीज को बेहतर करने से पहले हमें यह समझना पड़ता है क्या उसे नीचे खींच रहा है, उसका ग्रेविटी पुल क्या है कि व्हिच इज हैम्परिंग द प्रेजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। अब मैं अगर गुड गवर्नेंस के ओवरऑल चैलेंजेस की बात करूं तो निटी-ग्रिटी में अंदर जाओगे छोटे-छोटे हजारों चैलेंजेस होंगे, बट ओवरऑल अगर मेजर लार्ज चैलेंजेस देखें तो दीस आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो गुड गवर्नेंस के अंदर इंडिया में फेस किए जा रहे हैं। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अमेरिका में है कि नहीं, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर उगांडा में है कि नहीं, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंडिया में ये सारे चैलेंजेस जो है दिखाई देते हैं जिसके बेसिस पे गुड गवर्नेंस इज एक्चुअली वी आर वायलेटिंग द नोशंस ऑफ गुड गवर्नेंस। सबसे पहला चैलेंज हमें दिखाई देता है रिसोर्सेज में। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आई थिंक ये वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं टच अप कर दे रहा हूं। सबसे पहला एक चैलेंज आता है गुड गवर्नेंस के अंदर, वो है रिसोर्स डेफिसिट। हमारे पास उतने ऑप्टिमम रिसोर्सेज नहीं है कि सिस्टम के अंदर उस लेवल की एफिशिएंसी आ सके या अकाउंटेबिलिटी आ सके या इंक्लूसिवनेस आ सके। एंड व्हेन द रिसोर्सेज आर लेस एंड व्हेन द डिमांड इज मोर बिकॉज ऑफ दिस, दोनों कनेक्ट करना तब जाके प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होगा। एक तरफ रिसोर्सेज की कमी है, ऑन सेकंड हैंड वी सी हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी हैज बीन एटलीस्ट अ फेलियर इफ नॉट अ बैलेड फेलियर। हमारा स्टेबलाइजेशन गोल जो है वो हमेशा बढ़ता चला गया सोसाइटी के अंदर, आज तक हम स्टेबलाइज नहीं कर पाए पॉपुलेशन। अब और इसके बाद में मल्टीपल और चैलेंजेस है पॉपुलेशन में। सर्विसेज एक्सपैंड कर गई, ज्यादा लोगों को सर्विसेज देनी है। पहले बीपीएल हुआ करता था, एग्जांपल देता हूं, आज एपीएल भी है, अंत्योदय अन्ना भी है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इसके बाद मिडिल क्लासेस को भी फैसिलिटी देनी है, अपर क्लासेस आर देयर, किसी के टैक्स एजम्पशंस है, किसी के सब्सिडीज है, किसी को सम अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज। ऑन वन हैंड देयर हैज बीन अ कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ अगर हम देखें रिसोर्सेज कम है, और ये दोनों मैट्रिक्स इस कदर इंटरैक्ट करती है कि हम शायद बिकॉज ऑफ दिस शायद हमारा स्टेट जो है वो राइट ऑप्टिमम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस। और इसके चलते हो क्या रहा है, inefficiencies भी आती है सिस्टम में, और सिस्टम में अगर inefficient use of resources है then we know it well now that the good governance would definitely be violated because an inefficient system cannot largely be more citizen centric at least in the long term। और रिसोर्सेज की बात छोड़ दें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी इसी रिसोर्सेज में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट भी आता है कि हमारे पास वो राइट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट वन ऑफ द रिसोर्स व्हिच इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट ई गवर्नेंस के लिए रिसोर्सेज नहीं है, न वो शायद ई गवर्नेंस उस लेवल पे बिल्ड किया गया है जिससे हम 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बहुत लिमिटेड गवर्नेंस मैकेनिज्म्स है आज भी जो कंप्लीटली टू वे ई गवर्नेंस को एक्सेप्ट कर रही है या फिर सिंपल सिस्टम्स है। आगे जाके जब आज ई गवर्नेंस करेंगे तो देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे आईआरसीटीसी। इसमें अगर आप आईडी बना लो वो एक अपने आप में ब्लेसिंग है। आईडी तक बनाने में चैलेंज आते हैं लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया के अंदर। पासपोर्ट वाला सिस्टम देखेंगे, ई परिवहन देखेंगे, बट वो ई गवर्नेंस में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर एग्जांपल आज भी अगर आप हिली रीजन्स के जाओ या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओ, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे ट्रेन अभी तक रीच ही नहीं कर पाई है। तो मे बी ज्योग्राफिकल टेरेन्स हो सकता है, मे बी रोड्स हो सकते हैं, मे बी हाईवेज हो सकते हैं, मे बी हाईवेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज इज रिसोर्सेज कपल्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली कीपिंग अस अवे फ्रॉम द गुड गवर्नेंस। और इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज इंडिया में देखा गया है वो बिहेवियरल। इनफैक्ट ये अगर फुलफिल भी कर लिया जाए, चाहे वो जाक्सा से लोन लेके स्मार्ट सिटी बना ले, चाहे अमेरिका यूएस एड से कुछ ले ले, या किसी और इधर उधर से रिसोर्सेज इकट्ठा कर ले, अगर ये चैलेंज टैकल नहीं किया जाता तो किसी भी समाज में टेक्निकली गुड गवर्नेंस आना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कल का डायग्राम अगर आपको याद है, गुड गवर्नेंस के लिए पॉइंट ये है कि आपका जो मेंटालिटी है ऑफ गवर्निंग दैट आल्सो हैज टू बी केप्ट इन माइंड। अब इधर जब बिहेवियरल एस्पेक्ट आता है तो जैसे ही मैंने बिहेवियरल बोला आपके दिमाग में सबसे पहले आया ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। राइट, गलत नहीं है बट पूरा सही नहीं है। बिहेवियरल डेफिसिट दो फ्रंट्स पे है। एक हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एम्पैथी नहीं है। I'm not generalizing this, but yes, more or less the bureaucracy is largely operating with lack of empathy. Recent time के अंदर एक हॉब्सियन स्टेट भी नहीं है यार। अब recent time में एक एग्जांपल देता हूं, एम्पैथी कहां नहीं दिखाई देती है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर और मेंटालिटी की बात कर रहे हैं हम, जहां पे प्रोसीजर पे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि गोल अल्टीमेटली डिफीटेड है। इसका रीसेंट एग्जांपल देता हूं, पिछले 4-5 महीने में बिहार के अंदर, पटना के अंदर आई बिलीव एक इंसिडेंट हुआ था जिसने नेशनल हेडलाइन पकड़ ली थी। एक गर्ल स्टूडेंट ने, स्कूल की एक चाइल्ड ने एक आईएएस ऑफिसर, लेडी आईएएस ऑफिसर से पूछा था कि स्टेट्स को सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट दैट इंसिडेंट? एक गर्ल स्टूडेंट ने पूछा था और काउंटर में जवाब ये आया, आज आप पैड्स मांग रहे हो, कल कंडोम्स भी मांगोगे तो क्या स्टेट प्रोवाइड करेगा? ये एग्जांपल लिखे जाते हैं गवर्नेंस में, और ये एग्जांपल काम आएंगे आपको एथिक्स के पेपर में भी। प्लीज ये केस स्टडीज बना के रखा करो। This is called as lack of empathy. It's not about women's issue, men's issue. Many times we often see that the bureaucracy is largely behaving in a manner
अगर मैं सेकंड एआरसी का स्टेटमेंट दूं तो सेकंड एआरसी बोलता है द मॉडर्न डे आईएएस ऑफिसर्स द आईएएस ऑफिसर्स टुडे कंसीडर्स देमसेल्व्स एज मॉडर्न डे वाइसरॉयज। ये सेकंड एआरसी का स्टेटमेंट है, आंख बंद करके लिखना, लिख देना सेकंड एआरसी। मॉडर्न डे वाइसरॉय का मतलब क्या है? वो अपने आप में ही पावर का स्तंभ मानते हैं, वो लॉ और रूल्स को सेकेंडरी मान के चलते हैं। ये है द बिहेवियरल डेफिसिट। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट रेडी टू बिकम सिटीजन सेंट्रिक एज दे आर मोर सेल्फ सेंट्रिक और दे आर मोर इन सेलिब्रेशन ऑफ पावर। इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? Which is clearly reflected in the recent example of how bureaucracy lacks empathy in the crisis in a situation where a girl student asked for a sanitary pad to an IAS officer. इस तरीके से लिख सकते हो। This is how you can just generally write because at least आपको यूज करना है, उस एग्जांपल को एलॉबरेट नहीं करना है। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी ही रिस्पांसिबल है सारे के सारे बिहेवियरल डेफिसिट सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही है या आप में और मेरे में भी है? डू यू थिंक वी आर आल्सो हैविंग द डेफिसिट? Yes, even the people are having deficit. For example, आप लोग ज्यादा शायद ये आइडेंटिफाई कर पाओगे बिकॉज़ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। एक आईएएस आईपीएस से जब मिलने जाते हो, हमारे अंदर भी वही डेफिसिट है। अरे आईएएस है। कभी तुम्हारे दिमाग में ये आया कि एक सरकार का नौकर है? लिटरली तो वही है। अगर मैं स्टडी आईक्यू के अंदर जॉब कर रहा हूं तो वो एक सरकार में जॉब कर रहा है। मुझे कभी भी फायर किया जा सकता है, उसे फायर नहीं किया जा सकता है, बट एट द एंड ही वुड हैव टू अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं जब चाहूं रिजाइन करके निकल लूंगा। वो नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों के थ्रू उसके ही वुड हैव टू गो। तो एक तरफ जॉब सिक्योरिटी है उसकी, मेरी नहीं है। मैं आपको कल अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को बाहर निकाल दिया जाएगा। शायद उधर होगा लेकिन शायद बहुत एक प्रोसीजरल हर्डल है। द सिटीजंस आल्सो हैव बिहेवियरल डेफिसिट एज द सिटीजंस नेवर डिमांड गुड गवर्नेंस। हम डिमांड ही नहीं करते हैं गुड गवर्नेंस बिकॉज़ वी एट द बेस्ट आर सैटिस्फाइड विद गेटिंग द सर्विसेज, वी नेवर असर्ट आवरसेल्फ। तो बिहेवियरल डेफिसिट टू फ्रंट पे, प्लीज इंपॉर्टेंट से इसको याद रखना। सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक को, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को ब्लेम मत करना। एट द सेम टाइम सिटीजंस के अंदर भी एक बिहेवियरल डेफिसिट है वेयर दे लार्जली सब्जेक्ट देमसेल्व्स टू द ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज ऑफ ब्यूरोक्रेसीज। वी नेवर डिमांड a particular accountability from our government servants। जब आपका मोबाइल फोन खो जाता है, आप जब एफआईआर लिखाने जाते हो, आपका मोटो ऑब्वियसली है कि मेरा सिम रीइश्यू हो जाए, और आपको वहां का एक कांस्टेबल बैठा हुआ आदमी या फिर हेड कांस्टेबल जो एफआईआर लिख रहा है वो बोलता है पन्ने में लिख के दे दो। पन्ने में लिख के दे दो बोलने के बाद में 99% आप में ये भी गट्स नहीं होते हैं, उससे पूछ लो सर एक बार पेन और पेपर दे दोगे क्या? अरे बाहर से लेके आओ। आप वापस काउंटर नहीं करते उसे। क्यों पता है? बिकॉज आप में और मेरे में शायद देयर इज ए फियर, काम नहीं होगा, लिखेगा नहीं ये रिपोर्ट। और उसके बाद सुनो क्या होता है, वो आपको पन्ने में लिख के दे देता है, आप खुद ही लिखते हो, वो एक स्टैंप लगाता है, आपको दे देता है, और उसके बाद में बोलता है ठीक है इससे रीइश्यू हो जाएगा। क्यों? तुमने उससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? दर्ज करने के लिए क्यों नहीं बोला उसे? एफआईआर रजिस्टर करो, ये व्हाइट पेपर क्या होता है? नहीं, हम नहीं करते हैं। क्यों? आई डोंट नो क्यों। फियर है या फिर हम काम के लिए नहीं गए, हमको सिर्फ हमारा सिम रीइश्यू कराना है। जब तक तुम अकाउंटेबिलिटी और मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगूंगा तब तक क्या जरूरत है ब्यूरोक्रेट को अकाउंटेबल होने की? वी नो इट वेल, कोई जरूरत ही नहीं बसती है इनफैक्ट अकाउंटेबिलिटी की। सो द पॉइंट इज दिस कि दोनों तरफ बिहेवियरल डेफिसिट है। सिटीजंस आर नॉट मेकिंग द ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल एंड द ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ सिटीजंस विजिलेंस ओवर देम, वी ऑफन सी दैट दे लार्जली हैव अ लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स सिटीजंस नीड। द डे द सिटीजंस बिकम असर्टिव, द ब्यूरोक्रेट्स लार्जली स्टार्ट बिकमिंग सिटीजन ओरिएंटेड, एंड व्हेन द ब्यूरोक्रेट्स बिकम सिटीजन ओरिएंटेड द गवर्नेंस गेट्स कन्वर्टेड टू गुड गवर्नेंस। इज देयर अ लिंक इन दिस? लिंक क्लियरली समझ में आया कि अल्टीमेट गुड गवर्नेंस इधर से नहीं आएगी, इधर से आएगी, और इनको करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी हमें। आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है कि सिटीजंस की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है। गाइस क्या विजिबल नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट विजिबल? द थिंग्स आर नॉट विजिबल। स्क्रीन इज नॉट विजिबल एट ऑल गाइस। एवरीथिंग इज ओके? इट इज। बाय चांस किसी को नहीं हो रही है गाइस, प्लीज रिफ्रेश करो। दैट्स द ओनली थिंग मैं शायद आपको बोल पाऊंगा। ओके ठीक है। तो ये तीन डेफिसिट हमने देखे कि ये प्रॉब्लम्स है जिसके कारण गुड गवर्नेंस हैम्पर हो जाता है। एक और इशू है, वो है पॉलिटिसाइजेशन। Many times we often see, गंगाजल मूवी देखिए, यतेंद्र पाल सिंह आपने लिखा बैड गवर्नेंस इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बेटर पुट अप करूंगा आगे, बट जस्ट गिव मी सम टाइम। गंगाजल आपने मूवी देखी है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उधर एसपी ले लो उस मूवी के अंदर, किस तरीके से शायद कुछ एक्टिव ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं फॉर दैट मैटर, चाहे वो नीचे क्लर्क लेवल से लेके ऊपर के चीफ सेक्रेटरी तक या कैबिनेट सेक्रेटरी तक क्यों ना हो। देयर आर सर्टेन पीपल हु रियली वांट टू बी एफिशिएंट एंड मेक द सिस्टम मोर सिटीजन फ्रेंडली, but we often see the disease of politicization of civil services has reached such a tremendous height in contemporary time. The neutrality of bureaucracy is often being violated to committed bureaucracy. एक सिविल सर्विसेज का मूल आधार है न्यूट्रलिटी, जो आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी पढ़ते हो, पेपर 4 एथिक्स में भी पढ़ते हो। आज ये देखा जा रहा है कि ये न्यूट्रलिटी को छोड़ के सिविल सर्विसेज कमिटेड हो रही है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। आपको इसका जीता जागता उदाहरण देता हूं, जो रीसेंट थोड़े टाइम पहले, रीसेंट मतलब साल डेढ़ साल हो चुका होगा इस चीज को, लेकिन ये अगेन न्यूज में रहा, सोशल मीडिया पे नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर। उड़ीसा के अंदर लोकल म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, ये रियल घटना है। उड़ीसा के अंदर लोकल म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, बीजेडी इज द रूलिंग पार्टी देयर। वहां के डीजीपी और वहां के चीफ सेक्रेटरी, जब आई थिंक क्या नाम है, बिजू पटनायक वाज द फादर, नवीन पटनायक जो अभी सीएम है, नवीन पटनायक जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं उनकी पार्टी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनको विजिट देते हैं, कर्टसी विजिट बाय टेकिंग अ बुके एंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द विन। और वहां पे द हिंदू में एक आर्टिकल आया, क्या सिविल सर्विसेज कमिटेड हो रही है क्या? आर दे गेटिंग कमिटेड टू द पार्टी व्हिच इज रूलिंग द रेस्पेक्टिव सोसाइटीज, दैट इज स्टेट और मे बी द सेंटर? और अगर सिविल सर्विसेज कमिटेड हो रही है, इट क्लियरली शोज दैट द ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ओनली गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड, द पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली इफेक्टेड बट आल्सो द ब्यूरोक्रेसी इज गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड। और एक बार ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स आ जाती है, ultimate goal हो जाता है to capture the power, to get the best positions, not to largely work for the citizens here. Therefore, these are the 4 bigger problems which are challenge to the good governance in India. कभी क्वेश्चन आ जाए, discuss the various challenges which hampers the progressive good governance in the Indian society. Full stop. Highlight the remedial measures or suggest the remedial measures. Measures आगे देखेंगे, but ये challenges I hope crystal clearly समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये, और ये एग्जांपल लिख सकते हो, in the recent election in a particular state of Odisha, the bureaucracy congratulated the chief minister on the higher level bureaucracy congratulated the chief minister on its win, indicating the politics reaching to the grassroots of bureaucratic organization. लिखा ऐसे जाएगा,
ना मैं चीफ सेक्रेटरी लिखूंगा, ना मैं डीजीपी लिखूंगा। हम लिखेंगे कि कैसे ब्यूरोक्रेसी कांग्रेचुलेट करने आ जा रही है, कांग्रेचुलेट कर रही है अगर ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट भी किया होगा उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, और अगर ब्यूरोक्रेट्स ही सपोर्ट करने लगेंगे तो सिस्टम में डेमोक्रेसी तो बची नहीं जाएगी, बिकॉज दे मे इन्फ्लुएंस द पर्टिकुलर इलेक्शन प्रोसीजर्स। तो दीज आर 4 प्राइमरी लार्जर लेवल challenges as far as the good governance in the Indian society is concerned. इन चारों को टैकल करोगे तो शायद गुड गवर्नेंस बेटर हो सकती है, क्योंकि है तो सही, और ज्यादा लेवल पे कैसे गुड गवर्नेंस आ सकता है, शायद इन चैलेंजेस को टैकल करके। आगे बढ़े। बी मींस ब्यूरोक्रेसी गाइस, ये दोनों लेवल पे लिखना, और कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है जस्ट बिहेवियरल डेफिसिट्स के ऊपर। अब इन चैलेंजेस को रिजॉल्व अगर कर लेते हैं तो हम गुड गवर्नेंस को एनहांस कर लेंगे। तो अब अगर मैं तुम्हें ये पूछूं बिना कोई कमिटी को डिस्कस किए, फिलहाल गुड गवर्नेंस को इंडिया में बेटर कैसे किया जा सकता है, क्या आंसर होगा आपका? गुड गवर्नेंस को बेटर कैसे किया जा सकता है? पहला, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर चेंज करना है, सिटीजन को ज्यादा अवेयर करना है, जहां पे सिटीजन लेथार्जी खत्म की जाए, रिसोर्सेज राइट होने चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए, तब जाके हम प्रैक्टिस कर पाएंगे गुड गवर्नेंस, मैकेनिज्म बिल्ड कर पाएंगे गुड गवर्नेंस का। राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था एक टाइम पे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, बट स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं लोगों के लिए तो उसमें 10 पैसे ही पहुंचते हैं ग्राउंड लेवल तक। इसका मतलब हमारे पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव शायद सिटीजन सेंट्रिक है, लेकिन वो सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं बन पाया कि 90% लीक हो जाता है इधर उधर, और 10 पैसा ही शायद सरकार के पास पहुंच पा रहा है। क्लियरली शोकेसिंग कि सेकंड चैलेंज हमें ये टैकल करना है। थर्ड, पॉलिटिसाइजेशन को खत्म करना पड़ेगा अगर हमें गुड गवर्नेंस रखनी है, और ऑब्वियसली रिसोर्सेज के साथ पॉपुलेशन जब एक्सपैंड हो रही है तो पॉपुलेशन की एक स्टेबलाइजेशन करने से शायद बेहतर रिसोर्स टारगेट हो पाएगा। बिना कोई रिकमेंडेशन के, नाउ डू यू हैव कैपेसिटी, बिना कोई रिकमेंडेशन के एटलीस्ट नाउ यू हैव द बेसिक कंटेंट टू राइट, बिकॉज़ देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो जो अब मैं फैक्ट बताऊंगा या कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, पॉसिबल है कि शायद आपको याद नहीं रहे, 90% तो चांसेस है याद नहीं रहेंगे, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उसको सिंपलीफाइड तरीके से स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ रिकलेक्ट हो पाए। नहीं याद रहे तो चैलेंजेस याद रख लेना, उनको रिवर्स कर देना, योर वे फॉरवर्ड फॉर द गुड गवर्नेंस वुड बी देयर। अब अगर गुड गवर्नेंस को बेटर करना है तो 2 तरीके हैं। कुछ रिकमेंडेशंस मैंने इधर लिखी है, सेकंड एआरसी की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है 3 महीने में एक जर्नल आता है इसका, इस जर्नल को जरूर पढ़ो, और बाय चांस पबाड़ नहीं भी है आपका, इस जर्नल को पॉसिबल है तो 3 महीने में, एक ज्यादा मोटा जर्नल नहीं है, 150 पेजेस के आसपास आता है 3 महीने में, तो साल में 4 आते हैं। इफ पॉसिबल डू रीड इट, गवर्नेंस से रिलेटेड लेटेस्ट रिकमेंडेशंस, कोई कमिटी की रिपोर्ट्स, कोई इश्यूज जो है बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई रहती है। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है, वो रिकमेंडेशंस देखेंगे कि गुड गवर्नेंस कैसे आ सकता है। सेकंड एआरसी की कुछ रिकमेंडेशन है, और एक करंट अफेयर्स से केस स्टडी मैंने निकाली है जो कल आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, उड़ीसा मॉडल। पहले देखता हूं केस स्टडी मैंने द हिंदू से निकाली है, इट्स नॉट फ्रॉम एनी जर्नल। अब एक उड़ीसा ने मॉडल बनाया था, यहां से समझना कि कैसे न्यूज़पेपर का कंटेंट आपको काम आएगा पढ़ने के लिए। दिस न्यूज़ वाज देयर इन द पेज 2 ऑफ द हिंदू, थोड़ा पुराना हो गया ये, बट उड़ीसा ने एक मॉडल बनाया 5T मॉडल, जो वो मानते हैं जिससे गुड गवर्नेंस ज्यादा बेहतर की जा सकती है उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर, और वो मॉडल कुछ ऐसा सा है। 5T में यहां पे टी क्या क्या है? फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजी, टाइम लिमिट, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है और अगर नोवल कंटेंट लिखना है, प्लीज राइट दिस उड़ीसा मॉडल, एटलीस्ट 1 मार्क तो ज्यादा मिल ही जाएगा, और एक एक करके काफी मार्क्स मिल जाते हैं। उड़ीसा ने एक मॉडल बनाया है, और ये मॉडल बनाया इसीलिए गया कि गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश या ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए। हैव यू रिटन दिस? 5T क्या है यहाँ पे? आईआईपी की फुल फॉर्म बताता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आगे देखेंगे आईआईपी क्या बोलता है। उड़ीसा ने बोला कि ये 5T को हम यूज करेंगे किसमें? गवर्नेंस में। दैट मींस 5T से ये गवर्नेंस इंपैक्टेड होगा, और अगर ये 5T इस गवर्नेंस में लगाए जाएंगे तो गुड गवर्नेंस इसका आउटकम होगा। अब ये 5T क्या है? द फर्स्ट T इज टेक्नोलॉजी। दैट मींस उड़ीसा गवर्नमेंट नाउ इज गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी, मोर टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, कि अब वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जा सके। कोई भी एक बंदा हाथ उठा लो, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है टेक्नोलॉजी का बदल देगा। एनी वन पर्सन? रवि, इज द वॉइस ऑडिबल? रवि, इज द वॉइस ऑडिबल? हेलो, ओके, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट में पहला T है टेक्नोलॉजी। दैट मींस दे आर गोइंग टू इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू गवर्न। दैट मींस सिंपल लेवल पे समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का ज्यादा भरपूर यूज होगा ताकि सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो सके। राइट रवि? हिंदी में ही तो यार, और हिंदी में कैसे बताऊं? टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ई गवर्नेंस इज वन गुड एग्जांपल, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कुछ कि टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। रवि, इफ वी स्टार्ट यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी, सर्टेनली सिस्टम ज्यादा गुड गवर्नेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, राइट? लेकिन द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वी सॉ इज resource deficit. We don't have so much of resources to invest in technology because the goal of government at the same time is also to increase employment, right? एक तरफ गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, दूसरी तरफ अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी यूज करूं तो मेरे पास रिसोर्स की भी डेफिसिट आती है, और देयर आर चांसेस शायद थोड़े एम्प्लॉयमेंट भी इंपैक्टेड हो प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो। अब मुझे ये बताओ, टेक्नोलॉजी के लिए कितने स्टेट ऐसे होंगे इंडिया में जो अच्छे खासे रिसोर्सेज रखते हैं, जो बहुत बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, या 90% ऑफ द स्टेट हमेशा रिसोर्स डेफिसिट रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वुड फेस दिस रिसोर्स क्रंच, राइट?
और अगर रिसोर्स क्रंच फेस करेंगे तो चांसेस है उतनी स्ट्रॉन्ग मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो मॉडल फेल होते हुए दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है, टेक्नोलॉजी को जब यूज किया जाता है, जब भी वर्ड टेक्नोलॉजी आता है, हम लोग ये समझने लगते हैं बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज। थ्री इडियट्स मूवी देखी है? हाँ सर। इवन जिप इज अ मशीन, Yes, sir. इफ यू रिमेंबर दैट सीन। नहीं, ये चीजें आसपास से सीखोगे ना तो पूरी फिट होगी। अगर वो जिप उधर मशीन है तो टेक्नोलॉजी भी तो बहुत कुछ हो सकती है ना, सिर्फ जीपीएस सिस्टम, जीएसएलवीज, पीएसएलवीज, एआई वेआई क्यों दिमाग में आता है तुम्हारे? जब टेक्नोलॉजी बोलूं सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। अरे क्या इंडिया की कैपेसिटी है उस लेवल पे एआई को इंप्लीमेंट करने की? नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप अगर ये सॉल्यूशन दोगे अपने पेपर में, लेट्स स्टार्ट एम्प्लॉइंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो दैट द गवर्नेंस कैन बिकम मच मोर फ्लेवरगास्टिक और या फिर गुड गवर्नेंस। अरे भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम्हें देख के चलना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कैपेसिटी कितनी है, पैसे कितने हैं। अब मैं आपको बेहतर एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट है जिसका नाम है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर 5 स्टार मार्क्स से लिखना, मतलब पहले लिखोगे उड़ीसा मॉडल, उसके अंदर लिखोगे फर्स्ट टी। इस टी की एक्सप्लेनेशन में अब जो एग्जांपल दे रहा हूं वो एग्जांपल लिखना जो है तीसरे स्टेट का, जो स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है था जहां पे पीडीएस सक्सेसफुल था, सुपर डुपर सक्सेसफुल। इससे बड़े बड़े महारथी थे, महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा, जहां पे पीडीएस सिस्टम, अब तो डीबीटी आ गया, अब की बात छोड़ो, अब तो सब जगह टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब की बात कर रहे हैं। उस टाइम में छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था जहां पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था पीडीएस सिस्टम। डिड छत्तीसगढ़ हैड रिसोर्सेज इक्विवेलेंट टू दीस टू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एज फार एज द स्टेट जीडीपी इज कंसर्न्ड? क्या इतना पैसा था इनके पास? इतना पैसा था इनके पास? नो फॉर श्योर। और क्या छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी रही बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? ये भी था। और क्या छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था जो ऑब्वियसली एक बड़े स्टेट से निकला हुआ था, मध्य प्रदेश? वो भी इश्यूज रही। 2007-8 में बना छत्तीसगढ़। अब ऐसा क्या कर दिया छत्तीसगढ़ ने जो ये पीडीएस सिस्टम बाकी कोई स्टेट उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं कर पाया, जो इस छोटे स्टेट ने विद लिमिटेड रिसोर्सेज कर दिया? नाउ दैट इज टेक्नोलॉजी। क्या किया छत्तीसगढ़ ने? ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है बिकॉज़ इसका एक अलग सा आर्टिकल पढ़ा था मैंने, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड विद द लेवल ऑफ यूनिकनेस व्हिच दे हैड इन दिस पीडीएस सिस्टम। व्हाट डू यू थिंक छत्तीसगढ़ डिड इन ऑर्डर टू टैकल पीडीएस? अब ध्यान से सुनना, हालांकि थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा हूं एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये डाइवर्शन इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू बिकॉज़ पीडीएस सिस्टम आपका पेपर 3 जीएस के अंदर सिलेबस है। अब पीडीएस सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, एक जनरल पिक्चर बता रहा हूं, अंदर प्रोसीजर्स पे नहीं जा रहा हूं। एक फार्मर, प्लीज अच्छे से समझना, पूरा पीडीएस सिस्टम समझ में आ जाएगा। फार्मर होता है, फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अब फार्मर के पास एक ऑप्शन है, इस फूड ग्रेन को एपीएमसी में बेच दे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी जो होती है सिस्टम में, या फिर अगर एपीएमसी के अंदर मिडलमैन और ये सारे मिलके इसे राइट पैसे नहीं दे रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है इस फार्मर के पास में, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार को बेच दे, राइट? अगर ये नहीं बेचना चाहता है, प्राइसेस गिर जाते हैं ज्यादा प्रोड्यूस के कारण, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आई कैन सेल इट टू द गवर्नमेंट। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जब ये सेल करता है, लेट्स अज्यूम इसने इधर बेच दिया सरकार को। अब यहां से एफसीआई जो है फार्मर के वेयरहाउस से, मान लो ये वेयरहाउस है, फार्मर के वेयरहाउस से एफसीआई जो है प्रोड्यूस उठाती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट का एक कोटा डिटरमाइन करके रखती है, मान लो छत्तीसगढ़, मान लो दिल्ली, मान लो कर्नाटका। अब मान लो इसका है 100 केजीस, 150 केजी, 200 केजी, कि 200 किलो यहां देने हैं, 150 किलो यहां देने हैं, 100 किलो यहां देने हैं। वैसे मेट्रिक टन्स में होता है, मैं सिंपली एक फिगर लेके चल रहा हूं यहां पे। एफसीआई यहां से फूड उठाती है और एफसीआई गोडाउन्स के अंदर स्टोर कर लेती है। ये आपने अपनी भी डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, एफसीआई की गोडाउन्स होती है जहां पे उस डिस्ट्रिक्ट का सारा जो अनाज है या आसपास की डिस्ट्रिक्ट का कोई अनाज है तो वहां पे स्टोर हो जाता है, राइट? अब इधर जब स्टोर किया जाता है तो मान लो ये फार्मर जो है छत्तीसगढ़ का ही है, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने फूड उठाया, उस डिस्ट्रिक्ट के एफसीआई गोडाउन में इन्होंने स्टोर कर दिया, तो फार्मर ने बेच दिया, एफसीआई के पास आ गया। अब एफसीआई ने देखा कि चलो छत्तीसगढ़ का कोटा कितना है, 100 केजी, ये 100 केजी एफसीआई से, मान लो यहां पे 500 केजी है, 100 केजी क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर ये उठाया गया, ये छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर हो जाता है, बाकी 400 किलो इधर उधर दूसरे स्टेट में चले जाएगा। ये 100 केजी का कोटा छत्तीसगढ़ को अलॉकेटेड है। अब यहां एफसीआई से ये छत्तीसगढ़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी छत्तीसगढ़ में क्या होगा, बहुत सारे फेयर प्राइस शॉप्स है। फेयर प्राइस शॉप्स क्या है? जहां पे जाके आप राशन की दुकानें जो बोलते हो, आप जाके वहां पे रेशन लेते हो जो सरकार दे रही है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में 40 एफपीएस हो सकती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग एफपीएस। छत्तीसगढ़ को ये 100 किलो जो इधर छत्तीसगढ़ में आया है, इसको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एफपीएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? एवरीबॉडी विथ मी टिल हियर? अब यहां से हर एफपीएस तक भेजना रिस्पांसिबिलिटी सेंटर की नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। यहां से यहां तक लाना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है थ्रू एफसीआई, यहां से यहां रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी छत्तीसगढ़ से इन सब एफपीएस के भेजने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ट्रक्स ओन नहीं करती है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट ट्रक्स को हायर किया जाता है और ये ट्रक्स यहां से फूड उठाता है, रेस्पेक्टिव फेयर प्राइस शॉप पे चले जाता है, यहां से उठाता है यहां आ जाता है, यहां से उठाता है यहां आ जाता है। यहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये देख रही है कि फूड ग्रेन यहां से यहां तक आता है तो सिर्फ जो नॉर्मल पेरिशेबल लॉस हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन यहां से 100 किलो उठता है, बीच में गायब हो जाता है फूड ग्रेन्स और यहां उतना पहुंच नहीं पाता है जितना यहां से उठा। मान लो पेरिशेबल लॉस होना चाहिए 2 किलो का, सडनली 100 किलो से यहां पे सिर्फ 60 केजीस पहुंच रहे हैं, ये बीच का राशन गया कहां?
ये तो किस्सा है ना पीडीएस का कि शिफन ऑफ हो जाता है रेशन और वो ब्लैक मार्केट में एंटर कर जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और फार्मर्स को भी बेनिफिट नहीं हो रहा, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट नहीं हो रहा, टेक्निकल मिडिलमैन को बेनिफिट हो रहा है। इन सब के चलते हमने एक ई नैम का प्रोसीजर बनाया। फिट हो गया माइंड में कि प्रोसीजर चला कैसे। आई होप एक सिंपलिस्टिक पिक्चर अगर कभी पीडीएस की लिखनी पड़े पेपर 3 में ऐसे ड्रॉ जरूर करना, इट विल गिव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से यहां पे लीकेज हो रहा है। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया साहब ये प्राइवेट लोग बंदे जो हैं क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को पहले उतार लेते हैं, जीपीएस सिस्टम लगा दो ट्रक के अंदर। रमन सिंह थे उस टाइम चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, खुद एक आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर, इसको पता था चीजें कहां पे किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, बिकॉज़ खुद ने डिस्ट्रिक्ट चलाई है, खुद आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अब मैंने बोला भाई जीपीएस लगा तो दूंगा, इतना पैसा कहां मेरे पास, आप पैसा दोगे कि मुझे जीपीएस को इतने कितने ट्रकों में जीपीएस लगाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, मेरे को एक ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करनी पड़ जाएगी। ये बोलते हैं काम करते हैं इस लीकेज को टैकल करने के लिए, ध्यान से समझना। डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, मान लो छत्तीसगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल फेयर प्राइस शॉप्स है। अब ये 100 किलो का राशन यहां से उठाया है, डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कहीं पे 10 किलो गया, कहीं पे 40 किलो गया, कहीं पे 70 किलो गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हो रहा था आपका लीकेज, फूड ग्रेन्स लीक कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा था मैकेनिज्म से। अब इसको टैकल करने के लिए सजेशंस आए, जीपीएस लगाओ, टेक्नोलॉजी यूज करो। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ही नहीं है, नया नया स्टेट बना, छोटा सा स्टेट है, अगर ज्यादा रिसोर्सेस इधर लगाऊंगा तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर रिसोर्सेस हैम्पर हो जाएंगे, व्हाट शुड आई डू, कंफ्यूजन। सडनली दिमाग लगाया गया कि ये लोग लीक कैसे कर रहे हैं, गाड़ी को रोकते हैं, ट्रक को अनाज उतारा, बाकी भेज दिया, और जो फेयर प्राइस शॉप है इससे गठबंधन कर लेते हैं कि हम आपको 60 किलो देंगे, 20 किलो आप रख लेना, 20 किलो मैं रख लूंगा, आपका भी फायदा, कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा। दोनों तरफ एक एक सूट चल रही थी कि दे वर लार्जली इन अ पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन देयर। अब इन्होंने बोला देखो इसको मैं टैकल नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं चलेगा नेक्सस कब बनेगा इनके बीच में, और किस किस नेक्सस को ध्यान रखूंगा कि मेरा यही काम बच गया चीफ मिनिस्टर का कि एक के पीछे पड़े रहो, मेरे को सारा स्टेट देखना है। व्हाट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डिड नाउ वाज, सारे कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग बुलाई, सीएम खड़े हुए, ये सिर्फ आपको स्टोरी के लिए बता रहा हूं, आपको याद जो रखना बता दूंगा। और सीएम ने सबको बोला जितने लोग कॉन्ट्रैक्टर जो हायर किए गए हैं इसको ट्रांसफर करने के लिए फूड ग्रेन को, सबकी ट्रक का कलर सिंगल होना चाहिए, मुझे कलर वो याद नहीं आ रहा है, लेट्स अज्यूम ग्रीन कलर की ट्रक्स होनी चाहिए। सारी की सारी ट्रक्स जो एफसीआई से फूड ग्रेन उठाएगी और एफपीएस तक देगी वो एक ही कलर की ट्रक होगी, दैट इज, मैं अज्यूम कर रहा हूं ग्रीन, मुझे याद नहीं आ रहा वो कलर कौन सा था। सर इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही पूरी ट्रक ग्रीन कर दी गई, पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि ये एफसीआई की ट्रक है, ये पीडीएस माल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अगर आपको ये डाइवर्ट होती हुई या कुछ पोजीशन पे मिले तो इस नंबर को कांटेक्ट करो। अब एक चलता फिरता सिटीजन बिना कैमरे के एक जर्नलिस्ट बन गया, अगर हाईवे पे वो ट्रक खड़ी है सीधा फोन घुमाया, ऑन द स्पॉट डिसीजन, पूरा का पूरा लीकेज खत्म हो गया। व्हाट हैपेंड, जैसे ही आपने देखा अच्छा ये ट्रक तो, अरे यार ये तो पीडीएस की ट्रक है, यहां क्या कर रही है, पहले अगर खड़ी रहती आप पूछते क्या करते वो लोग, अरे मेरा प्राइवेट ट्रक है जाओ यहां से, क्या लेना देना तुम्हें, आप क्या कर लेते, कुछ नहीं करते। सडनली पता है वो कलर की ट्रक पीडीएस ट्रक है, इधर कैसे रोकी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको थोड़ा सा ऐसा वैसा लगा, फोन लगा दिया सीधा, पूरा सिस्टम सेट में आ गया। किया क्या, दिस इज कॉल्ड गॉडडैम टेक्नोलॉजी, इवन कलर कैन एक्ट लाइक अ टेक्नोलॉजी, व्हेन अ जिप कैन बी अ मशीन, व्हाई कांट अ कलर बी अ टेक्नोलॉजी। डिड यू गेट द पॉइंट कि तुम्हें ई गवर्नेंस में लिखना है, फायदा क्या हुआ मुझसे गवर्नेंस पढ़ने का, टेक्नोलॉजी में लिखोगे तुम पीडीएस का एग्जांपल, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, अरे बाप रे ये एग्जांपल, वो इस एग्जांपल के आफ्टर टेस्ट से बाहर नहीं आ पाएगा, तुम्हारे सेकंड पॉइंट खराब भी हो जाएगा ना, तो फर्स्ट पॉइंट का इतना बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा कि वो हर पॉइंट अच्छे ही लेके चलेगा तुम्हारा। दिस इज कॉल्ड अ थिंकिंग माइंड, कि आपने एग्जांपल दिया उड़ीसा मॉडल से, उसका एक पार्ट लिखा टेक्नोलॉजी, एग्जांपल में एलैबोरेट किया छत्तीसगढ़, दोनों के दोनों करंट एग्जांपल, और इसके अंदर दिस शोज कि हां भाई आदमी प्रैक्टिकल है, वेल रेड है। तो पहला पॉइंट क्या है टेक्नोलॉजी का, तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, आप एग्जांपल लिखोगे छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम, लाइन में कैसे लिखना है, सिस्टम पूरा समझाना पड़ा ताकि तुम्हें पेपर 3 में काम आए, बिकॉज़ पीडीएस सिस्टम मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, तो अगर आगे से कभी पीडीएस के ऊपर सजेशन पूछा जाएगा तो क्या हमेशा डीबीटी लिखोगे क्या, वो लिखना जरूरी है। बट और भी तरीके हैं जो वेल प्रूवन तरीके हैं, जिन्होंने किया है बिना ज्यादा रिसोर्सेज खर्च किए। क्या लगा सरकार का, कुछ भी नहीं, पेंट करवाया कॉन्ट्रैक्टर ने, सिटीजन है जो विजिलेंट हो रहा है, न ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ी, न टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना पड़ा, वो जीपीएस भी फेल हो गया, वो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं बनी, सिस्टम सेट हो गया, कॉस्ट इन्वॉल्व जीरो, ज्यादा से ज्यादा शायद सीएम के कुछ घंटे लगे होंगे, बस नथिंग मोर देन दैट। दिस इज व्हाट मेक्स योर आंसर्स रियली एनरिचिंग, and these answers cannot be just goddamn coming from a conventional books. तो टेक्नोलॉजी आई होप इज क्लियर। फिर अगर नहीं याद रहे एग्जांपल तो लिख देना, ई गवर्नेंस एटलीस्ट ये तो लिख ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाँ सिटीजन पार्टिसिपेशन भी हो गया, शमी वो कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटेबिलिटी भी आ गई, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई, सिटीजन पार्टिसिपेशन भी आ गया, कंसेंसस भी आ गया, सारे खाचे फुलफिल। तो प्लीज मेक श्योर ये आगे लिख सकते हो आगे भी। सेकंड पॉइंट जो उड़ीसा मॉडल के अंदर आता है, टाइम लिमिट। Odisha government is planning, beside use of aggressive technologies, beside aggressive use of technology, Odisha government is also planning to put a time limit for every service which the government is going to provide. Odisha government ये कह रही है कि हम धीरे-धीरे जो भी स्टेट सर्विसेज देगा, सेंटर के लिए तो टाइम लिमिट नहीं लगा सकती है वो, जो सर्विसेज स्टेट देगा, स्टेट की स्कीम्स हो, कुछ लॉज हो, कुछ मैकेनिज्म्स हो, हर स्कीम के पीछे वो टाइमलाइन देगा तुम्हें कि इतने दिन में तुम्हारा कार्ड पहुंच जाएगा, इतने दिन में तुम्हारी सर्विस आ जाएगी, या इतने दिन में तुम्हारा ये काम हो जाएगा, लैंड रजिस्टर हो जाएगी या स्टैंप ड्यूटी लग जाएगी। एवरी स्कीम शुड कैरी अ टाइम लिमिट विद इट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस फुलफिल हो रहा है यहाँ पे? हाउ इज कोटा डिसाइडेड गाइस? कोटा डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पॉपुलेशन के बेसिस पे करती है, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग पीडीएस सिस्टम हियर। मेरा एक सिर्फ यूज था पीडीएस का, पीडीएस सिस्टम को समझने के लिए टेक्स टाइम यार, बिकॉज़ बहुत सारी चीजें बीच में मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, एक सिस्टम बताया सिर्फ।
टारगेट पीडीएस सिस्टम 1991 1992 एपीएल बीपीएल, तो दे आर ना डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, पॉपुलेशन डिटरमाइंड होता है, फॉरगेट अबाउट दैट फिलहाल। टाइम लिमिट से कौन सा टारगेट फुलफिल हो रहा है लिख लेना प्लीज, 2 एफिशिएंट प्लस रेस्पॉन्सिव हो रहा है फुलफिल। गुड गवर्नेंस का रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ रहा है, दैट द टाइम लिमिट होने के कारण द गवर्नमेंट वुड बी रेस्पॉन्सिव विद इन अ पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम यू विल गेट योर सर्विसेज। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहे हैं। तो सरकार का, उड़ीसा सरकार का ये मानना है कि टाइम लिमिट देंगे, ऐसा नहीं है कि 2 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, किसी के 20 दिन लग गए, नहीं, सबको यूनिफॉर्मली उसी टाइम के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इसके बेसिस पे एक और प्रिंसिपल फुलफिल हो गया, इधर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो गई। अगर टाइम लिमिट वायलेट करता है तो उस पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट को आप अकाउंटेबल रख सकते हो। क्या हो गया भाई, दिक्कत क्या है? अब इधर जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। सडनली दिमाग में आ गया बिकॉज़ एक वीडियो देखा था। अंदर की पॉलिटिक्स को साइड में रख दूं, लेकिन जो ये एक्स सीएम ने जवाब दिया था ना, वो बहुत सटीक से दिया था। वो करते या नहीं करते मुझे नहीं पता। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तो एक वीडियो थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था, किसी जर्नलिस्ट ने बोला कि आपकी सरकार के टाइम में मेरे साथ खुद गन पॉइंट के ऊपर चेन स्नैचिंग हुई है या कुछ स्नैचिंग हुई है, चोरी हुई है। अखिलेश यादव ने जवाब दिया था और आप ये मुझे अब बता रही हैं। अगर आपने मुझे उस टाइम बताया होता तो उस डिस्ट्रिक्ट का कप्तान तुरंत सस्पेंड हो चुका होता। दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव टाइम लिमिट। नो नॉन सीरियसनेस वुड बी टैकल्ड। अब वो करते या नहीं करते, आई एम नॉट। गाइस साउंड नहीं आ रहा है क्या? गाइस साउंड आ रहा है, गाइस साउंड आ रहा है, गाइस साउंड आ रहा है, माइक का साउंड आ रहा है। वाह, जानबूझ के कर रहे हो क्या तुम लोग मेरे साथ? मैं प्रीटी मच श्योर नहीं कर रहे हो, बट अगर हो रहा है तो रिफ्रेश कर लेना प्लीज। टाइम लिमिट होना चाहिए। अब मैं देता हूं एक एग्जांपल जो इधर लिखना है, अखिलेश यादव नहीं लिखना है। आंध्र प्रदेश का दिशा एक्ट के बारे में सुना है? इसको इधर लिखना। Have you heard about Disha Act? छत्तीसगढ़ का एग्जांपल एलाबोरेट नहीं करना, जस्ट मेंशन करना है that use of technology can be largely seen in the reformation of PDS system undertaken by Chhattisgarh government, where they merely changed the color of PDS trucks. That's it, nothing else. Which enhanced its efficiency or which reduced the leakages. इस तरीके से लिखना बस, एलाबोरेट इधर नहीं, पेपर 3 में करना है। दिशा एक्ट एक एक्ट निकाला था, एक हैदराबाद के अंदर टेकी का रेप हो गया था, उसके बाद में ये एक्ट आया दिशा एक्ट, जिसके अंदर टाइम लिमिट दी हुई है 60 डेज के अंदर। ध्यान से समझना, गलत मत लिख देना। 60 डेज के अंदर अगर ऐसा कोई केस आता है सेक्सुअल हरासमेंट का, रेप का, मोलेस्टेशंस का, पुलिस इज गोइंग टू फाइल द चार्जशीट विद इन 60 डेज। इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द पुलिस टू फाइल द चार्जशीट, ताकि फटाफट उसके अंदर इंक्वायरी हो। डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट के हाथ में है। पुलिस का जो कर्तव्य है, चार्जशीट 60 दिन में फाइल हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि चार्जशीट डिले कर दी जाती है, वो शायद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है। सो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वांट्स टू पुट अ टाइम लिमिट। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टाइम लिमिट विद रिस्पेक्ट टू दिशा एक्ट। और ऐसे ही टाइम लिमिट बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर भी देखने को मिलती है। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जहां पे 59 मिनट्स के अंदर आप 1 करोड़ तक के लोन को सैंक्शन करवा सकते हो। कोई भी एक एग्जांपल जो आपको बेटर लगे वो लिख देना। थर्ड प्रिंसिपल जो उड़ीसा गवर्नमेंट फॉलो करेगी वो है टीम वर्क। टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है अगर गुड गवर्नेंस रखनी है, बिकॉज टीम वर्क से कोऑर्डिनेशन होता है, और इफ कोऑर्डिनेशन इज देयर, सिस्टम बिकम्स मच मोर एफिशिएंट, systems becomes much more accountable. Ab now Chhattisgarh government is advocating that the state government is going to work in partnership, hand in glove, with respect to the civil societies, the private organizations, in order to fulfill the demands of the citizens. इस टीम वर्क का बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप यहाँ पे लिख सकते हो आउटसाइड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, वो है जीएसटी काउंसिल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कि किस बेसिस पे we do see that the teamwork is very important in order to largely make the system much more effective and efficient, which is clearly reflected in the formation of GST councils where the state and the center are acting like a team. Transparency, I think self-explained है. Odisha government is going to make the entire system transparent, where they are planning to proactively disclose the informations. And last but not the least, ये कोई अलग सा नहीं है, वो ये है कि जब ये चारों चीजें हो जाएगी तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म सिस्टम जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। And this transformation of the entire system would enhance the level of good governance. तो is the case study clear? अगर कल आपको पूछा जाए how to bring good governance, 1 2 3 4, then this is good governance by using the example of Odisha government। और ये नहीं लिखना, सीधा सीधा ये 4 पॉइंट लिख सकते हो आप। ये था केस स्टडी बेस्ड आंसर। अब याद रखना, केस स्टडी और रिकमेंडेशन दोनों पूरा का पूरा नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज 250 या 150 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा आंसर। कोशिश करना दोनों का कॉम्बिनेशन रहे, 1-2 पॉइंट को एलॉबरेट करो, बाकी को मेंशन करते हुए चलो। अब बियॉन्ड दिस अगर केस स्टडी के बाहर नहीं सर मुझे रिकमेंडेशन पे आंसर लिखना है, किसी ने रिकमेंड किया वो ही लिखूंगा मैं सिर्फ, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आईएपीए की कुछ रिकमेंडेशन है जो मैंने यहां पे लिखी है। According to Indian Institute of Public Administration, I am repeating, Indian Institute of Public Administration, according to IIPA, following can help in raising the spirit of good governance. ये चीजें गुड गवर्नेंस को बेहतर कर सकती है, और जितने भी मात्रा में है और ज्यादा बेटर करना है तो आप ये करो। अब पहला पॉइंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। किसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है? एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी आरटीआई है यार, गाइस क्या कर रहे हो? ये तो कल भी हमने ट्रांसपेरेंसी के एग्जांपल देखे हैं, ई गवर्नेंस है, आरटीआई है, दीस आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। कैपेसिटी बिल्डिंग 2 लेवल पे होनी चाहिए, प्लीज एंश्योर दिस। सिविल सर्विसेज की जो इंप्लीमेंट कर रही है स्कीम, दूसरी तरफ पीपल की कैपेसिटीज। कैपेसिटी बिल्डिंग इज नॉट ए वन साइडेड involvement. The capacity of both the receivers and the providers has to be built. As far as the civil services की capacities है, they largely need, their capacity needs to be built in order to make them aware of the modern technologies which are present. कि आज जो modern technologies है उनकी awareness होनी चाहिए उन्हें। For example, अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, but yes to an extent, रोबोटिक आपके यूपीएससी के सिलेबस में है। रोबोटिक की भी या ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक बेसिक क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए जब आपको ट्रेन किया जा रहा है। एक डॉक्टर जब बनते हो तो आपने कन्वेंशनल सारा एमबीबीएस या मेडिकल साइंस का नॉलेज ले लिया विद योर रिस्पेक्टिव फील्ड और स्पेशलाइजेशन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर आर कांस्टेंट चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। यू आल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। माय सिस्टर हु इज अ डॉक्टर, in fact I am a proud brother of a doctor sister,
who has completed her breast and endocrine surgery, because ऐसा माना जाता है ना कि वुमेन्स जो है एमडी करती है. My brother in law is DM medicine, not a surgeon. My sister is a surgeon. अब एक टाइम था जब मैंने पूछा, जब कोविड के टाइम में मैंने बोला यार तुम लोग टेलीमेडिसिन वाला क्यों नहीं कॉन्सेप्ट देखते हो, बिकॉज मेनी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सर्विसेज चाहिए होती है, तो आप क्यों नहीं टेलीमेडिसिन का देखते हो, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो जाएगा यार, हर कोई जयपुर दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता नहीं जा सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो पेन का शिकार हो रहे हैं या इल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं. बोला नहीं नहीं ये टेलीमेडिसिन का अलग एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो हम लोगों ने किया नहीं. आई वाज शॉक्ड. सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, पहले जो 6 साल का एमबीबीएस करते हैं, 3 साल का एमएस करते हैं और बाद में जाके 3 साल का एमसीएच करते हैं, तो रफली 11 साल 12 साल 12 साल के कोर्स करने के बाद में तुम्हें टेलीमेडिसिन का अंडरस्टैंडिंग नहीं है. This is called as lack of capacity building. This becomes a problem. The bureaucrats की एक बार ट्रेनिंग हो जाती है, but that constant training has to be kept. In fact, study IQ में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं for all the employees of how to give a feedback, how to stay motivated, stress free. ये constant push दिया जाता है. And this is the work culture which we even want in our bureaucracy, because there are many IAS and IPS officers who today are resigning, or many even have committed suicide in the past. तो इसकी civil services capacity इसकी enhance करनी पड़ेगी by making them aware of the new developments which are taking place, specifically in the field of what? Cyber warfare, biological weapons, या फिर cyber securities, or maybe different forms of other systems. लोगों को भी कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा. कैसे? यहां पे कैपेसिटी बिल्ड को स्किलिंग करके नहीं, बाय डेवलपिंग देयर अवेयरनेस. आई मीन पहला सजेशन कितना ब्रॉड है, ये देखो वायरस थ्रेट तो यहीं पे आ रहा है. पहला सजेशन आईआईपी का है, दोनों तरफ कैपेसिटी बिल्डिंग करो, सिर्फ ब्यूरोक्रेट को ट्रेन मत करो. इवन द पीपल शुड लार्जली हैव कैपेसिटीज इन ऑर्डर टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज. सेकंड, आरआईए और एसआईए करना है. एज ऑफ नाउ आपने पढ़ा होगा पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है. आईआईपी बोलता है कोई भी लॉ जब बनाते हो तो उसका रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट करो. आई रिपीट, रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट, और साथ ही साथ में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट. व्हाट इज रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है इकोलॉजिकल वायबिलिटी. उस प्रोजेक्ट ने कोई इकोलॉजी पे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं किया, नेट बैलेंस क्या निकल रहा है. ठीक. सेकंड, रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? बिफोर यू फ्रेम एनी लॉ और स्कीम फॉर दैट मैटर और अ पॉलिसी, you should look into does that scheme, law or policy is negating or violating any other existing law. और अगर आप ये ध्यान में रख के वो स्कीम बनाओगे तो कल वो जो लॉ बनाया, स्कीम बनाया, लोग कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे. तो होगा क्या? बेटर इंप्लीमेंटेशन. लीगल वायलेशन चेक करना कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ ऐसा तो नहीं है जिसको ये वायलेट कर रहा है, कोई रेगुलेशन ऐसा तो नहीं है जिसको ये फॉरबिड कर रहा है. ये चेक करने से बेटर इंप्लीमेंटेशन होगी, नहीं तो जैसे स्कीम निकली केस में चली जाएगी और सालों लग जाते हैं उस चीज को प्रोग्रेस करने के लिए. सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, एनी लॉ, स्कीम और पॉलिसी विच यू फॉर्म, does it hamper social harmony? कोई भी चीज जो आप निकाल रहे हो वो क्या सोशल हार्मनी को हैम्पर कर रहा है? अगर सोशल हार्मनी को हैम्पर करेगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और चांसेस है कि शायद आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे या प्रैक्टिस में नहीं ला पाओगे. तो फायदा क्या वो स्कीम का लाके? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुछ पावर प्लांट्स लगाने जाते हैं तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इकोलॉजी, ट्राइबल इंटरेस्ट एक्सेट्रा. सरदार सरोवर की डैम की हाइट बढ़ाने की बात की तो देयर इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, नर्मदा बचाओ आंदोलन. पॉस्को जो स्टील कंपनी लगाने जा रहा था नियांगरी हिल में, वहां पे प्रोटेस्ट हुई तो प्रोजेक्ट को बैक ऑफ करना पड़ा. और सेम चीज अगर इधर बताऊं तो टाटा का नैनो प्लांट जो वेस्ट बंगाल में था, शिंगूर, बैकआउट करना पड़ा और फाइनली जाके फैक्ट्री गुजरात में सेटल होनी पड़ी. कॉस्ट लग गया, टाइम लग गया, एनर्जी वेस्ट हो गई. अब आईआईपी बोलता है ये दोनों करो, तब जाके एटलीस्ट जो एंड रिजल्ट में पॉलिसी निकलेगी वो ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेबल होगी, बिकॉज लोग खुद उसे इंप्लीमेंट करने लगेंगे. अगर वो चीज इनमें से किसी को भी वायलेट करती है, ये करेगी तो कोर्ट में चली जाएगी, ये करेगी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दोनों में से कोई भी चीज होगी, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो तुम्हारा गवर्नेंस बेटर कैसे होगा? इज द पॉइंट क्लियर? कि ये दोनों करना जरूरी है और इसको यूज करोगे पूरे के पूरे पेपर 2 में, जहां पे भी कोई सजेशन देने की बात आए, या फिर पेपर 3 में जब कोई स्कीम के ऊपर बताओ कि क्या तरीके से बेटर किया जा सकता है. इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन तक को अमेंड कर दिया था, लेकिन जुडिशरी ने बेसिक फीचर फाइलेट डॉक्ट्रिन वाली लगा के इसको खारिज कर दिया और फिर कॉलेजियम सिस्टम हो गया. कितना पार्लियामेंट का समय बर्बाद हुआ, कितनी चीजें हुई, दोनों में टसल भी हुआ और फाइनली जाके ये सिस्टम खत्म हो गया. क्यों? पहले अगर आपने रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट कर ली होती और अगर आपने भाप लिया होता कि जुडिशरी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो शायद एनर्जी बच जाती, चीजें बच जाती. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईएपी बिलीव्स ब्रेकिंग द क्रिमिनलाइजेशन of what? Politics. कि politics में अगर criminals की entry ऐसे ही रहेगी तो good governance would not be possible. So one need to break the criminalization of politics. इसका आगे जाके जब civil services वाले पार्ट में आऊंगा तो सेकंड ARC की कुछ recommendation है criminalization of politics के ऊपर, उनको हम अप्लाई करेंगे. But right now you would have to just write in order to ensure good governance. IAPA believes this should be done, this should be done, this should be done. तुम्हारे पास अब टोटल कितने पॉइंट हो गए वे फॉरवर्ड गुड गवर्नेंस के लिए? अभी फिलहाल कितने पॉइंट है अगर गुड गवर्नेंस का वे फॉरवर्ड पूछा जाए? एटलीस्ट 5 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर. क्या 8 पॉइंट में 250 वर्ड लिखे जा सकते हैं? लास्ट वाला ब्रेकिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि वन शुड लार्जली एंश्योर दैट द पॉलिटिक्स के अंदर द क्रिमिनल्स आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड. इनको बाहर रखना पड़ेगा बिकॉज़ द लॉ मेकर कैन नेवर बी लॉ ब्रेकर कैन नेवर बी द जस्टफुल लॉ मेकर. ये क्लियर है? फिर वो लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शायद ज्यादा बेटर लॉ बनाएगा. 8 पॉइंट तो तुम्हें एक रिकमेंडेशन से मिल रहा है, एक केस स्टडी से मिल रहा है. बाई चांस अगर लग रहा है कि नहीं सर थोड़े से और पॉइंट, जहां पे मैं आईआईपी का एक लिख दूं, उड़ीसा मॉडल के 3-4 लिख दूं, अब एक और रिकमेंडेशन अगर देखनी है तो वो है सेकंड एआरसी की. सेकंड एआरसी ने जो रिकमेंडेशन दी है, माइंड ब्लोइंग रिकमेंडेशन, बिकॉज ये जो रिकमेंडेशन है हम सोच भी नहीं पाते, वे फॉरवर्ड में कभी नहीं लिखते. ये आरआईए, एसआईए, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें लिख लेते हैं हम. इसकी रिकमेंडेशन देखो कितनी ब्रॉड है, मतलब एसेंस में दी है, प्रोसीजर में नहीं दी है. ये सारी की सारी चीजें प्रोसीजर में चल रही है, ये काम कर लो, ये काम कर लो या ये काम कर लो. इधर
पॉलिसी लेवल पे ब्रॉड चेंजेस की बात की है। पहला जो रिकमेंडेशन दिया सेकंड एआरसी ने इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, पहला रिकमेंडेशन है सजेशन बॉक्स। आई थिंक सेल्फ एलॉबरेटेड है कि हर डिपार्टमेंट में एक सजेशन बॉक्स होना चाहिए जहां पे सिटीजंस के कोई भी ग्रीवेंसेस हो तो वो बॉक्स के अंदर वो ग्रीवेंसेस पुट अप कर सकता है एंड देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दोस ग्रीवेंसेस। नायक पिक्चर देखिए, नायक के अंदर वो दिखता है ना कि अभी हर कॉलोनी के अंदर लगा देता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हर कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक सजेशन बॉक्स बहुत अच्छा वायबल है, लेकिन याद रखना ये काम तभी आता है जब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आप सजेशन देते रहो, कोई ग्रीवेंसेस है बट फाइनली वहां जाके इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो नेक्स्ट टाइम से आप सजेशन ड्रॉप करना ही बंद कर दोगे। ऑब्वियसली दिस इज गुड प्रोवाइडेड इट इज एक्टेड ऑन, नहीं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आगे जाके ई गवर्नेंस में बताऊंगा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर शी बॉक्स बनाया गया, वी लुक इनटू दैट। ये बहुत जबरदस्त सजेशन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? इन्होंने डेलीगेशन बोला है, लेट्स सी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? एनीबॉडी इफ दे वांट टू आंसर इट थ्रू वॉइस दे कैन रेज देयर हैंड। राहुल, अमनदीप को पूछ ले रहा हूं। अमनदीप, अमनदीप। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ अमनदीप। हाँ जी ओके अमनदीप, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, डेलीगेशन में मींस जो पावर में वो आगे किसी को डेलीगेट कर दिया, मेरा काम तुम कर दो। ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर किसी और के पास होती है। अच्छा, पावर किसी और के पास है। लेट्स अज्यूम मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं एक डिस्ट्रिक्ट का, तुम एसडीएम हो एक उसी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है? ठीक है। मेरा कुछ एक ये पावर है, मैंने बोला कि अमनदीप यार ये तुम कर लेना काम, ये काम तुम कर लो, ये क्या है? तो ये डेलीगेशन। अच्छा, अगर अमनदीप ने नहीं किया तो बाई चांस अगर वो शाम तक नहीं हुआ तो सीएम का फोन आया, अच्छा दिवाकर ये काम हो गया क्या? मैंने अमनदीप को पूछा सॉरी सर वो आज थोड़ा सा डिले हो गया, आज हो नहीं पाया। हु इज रिस्पांसिबल? नहीं हो पाया तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? यहाँ पे सर कलेक्टर रिस्पांसिबल होते हैं। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये पावर मेरे पास था। मैंने बोला कि यार अमनदीप आज तुम कर लेना काम, और कल अगर वो काम नहीं होता है तो अमनदीप इज नॉट रिस्पांसिबल, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट हिज फेयर। आई एम द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल। क्लियर विद दिस? डिसेंट्रलाइजेशन में मेरा ये काम है, अमनदीप मान लो एसडीएम है, मैं एक डीएम हूं, अमनदीप का ये काम है, मेरा ये काम है। अब अमनदीप ने अपना ये काम किया नहीं तो हु इज रिस्पांसिबल? सर आई एम रिस्पांसिबल। वो डीएम भी रिस्पांसिबल फॉर दैट? नो सर। दैट मींस अब देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी है अमनदीप, आपने बहुत क्लियरली मुझे बताई चीजों को, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, शायद हो सकता है राइट वर्ड में नहीं उसे लिख पा रहे हो। अब मैं आपको एक वर्ड देता हूं, याद रखना कि ये होता क्या है। डेलीगेशन इज वन वेयर only the authority is transferred, responsibility lies with the original person। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें डीएम। आई रिपीट, delegation is one where only the authority is transferred to do a job, only the authority is transferred but the responsibility lies with the original person, तो डीएम ही रिस्पांसिबल है। decentralization is one where both authority and responsibilities are transferred। क्लियर अमनदीप? यस सर। अब मुझे ये बताओ, सेकंड एआरसी बोल रहा है ये डेलीगेशन करो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। लेट्स अज्यूम, ध्यान से समझना, एक यूपीएससी में केस स्टडी आई थी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं ताकि आपके और ज्यादा कनेक्टिविटी रहे। अमनदीप ध्यान से सुनना, मुझे पूरा नहीं याद है, यूपीएससी में आया हुआ है ये कुछ ऐसा, ठीक है? कि एक सीनियर सिटीजन रिजर्वेशन और बहुत सारी इस तरीके से केस स्टडी आई हुई है। मैं एक सिंपल में रखता हूं, मैं पूरी केस स्टडी नहीं उठाऊंगा। कुछ वुमेन्स रिलेटेड स्कीम है, सरकार ने निकाली है, लेकिन ये स्कीम जो है सिर्फ मान लो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वुमेन्स के लिए है, और इसके कुछ क्राइटेरिया बताएं कि ये डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में वुमेन है तो ये स्कीम की उपलब्धता कराई जाए। राइट अमनदीप? यस सर। अरे थोड़ी एनर्जी रखो यार अमनदीप। यस सर। क्लियर? सडनली अमनदीप आप हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब मैंने अपना ऑर्डर आपको दे दिया है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपके पास एक वुमेन आती है, बोलता है साहब देखो मेरे ये सारी चीजें हैं, मैंने पेपर में पढ़ा, ये सब चीजें मैं बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हूं, और आपने बोला ठीक है माताजी मैं दे देता हूं ये स्कीम, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे दो। बोला साहब कास्ट सर्टिफिकेट? बोला आप कौन सी कास्ट से हैं? बोला ये। माताजी ये तो नहीं आ रहा, ये तो एप्लीकेबल सिर्फ एससी एसटी वुमेन्स के लिए है। अब अमनदीप आप क्या करोगे अगर ऐसी वुमेन आ गई तो आपके पास? सर कोई उसकी लेकिन और के लिए होगी अवेलेबल, ये तो नहीं है। एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि शायद किसी ना किसी तरीके से आप उन्हें हेल्प कर दो, इन द सेंस कि ठीक है केस के बेनिफिशियरीज लो है बट नॉर्मली करोगे नहीं बिकॉज़ वायलेशन में आ जाओगे आप इधर, ठीक है? मैं सिर्फ स्पिरिट को फॉलो करते हुए बोल रहा हूं कि आपने किसी ना किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प पहुंचा दी, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो माताजी माफ करना मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम लेकिन मैं स्कीम नहीं दे सकता हूं आपको, या फिर आप जिस तरीके से ना बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप अगर आउट ऑफ बॉक्स जाके उन्हें हेल्प करने लगो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने खुद चल के मैं एसडीएम के पास जाके आपका ये करवा देता हूं, मैं उसके पास जाके आपका ये करवा देता हूं, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं होगा बीइंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हुआ क्या? क्या हर चीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकता है क्या? जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता था एक लाइन बोली जाती थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर, गाइस एक एक पॉइंट को डेप्थ पे समझते रहना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हिमसेल्फ डजंट नो हाउ मच पावर ही हैज, उसे खुद को नहीं पता कि कितना पावर है उसके पास। क्यों? पूरे के पूरे स्टेट का पॉलिटिकल हेड कौन होता है मनदीप? सर सीएम। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेंटर का कौन होता है? सर कैबिनेट सेक्रेटरी। टॉप लेवल पे जाए, हेड नहीं बोलूंगा बट एटलीस्ट सीनियर मोस्ट, ठीक है? स्टेट के अंदर पॉलिटिकल हेड कौन होता है? सीएम। सेंटर में पीएम हो गया, राइट? स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। यस सर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सर डीएम। पॉलिटिकल हेड? सर एमपी और एमएलए। कोई पॉलिटिकल हेड नहीं है डिस्ट्रिक्ट का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इतना पावरफुल पोस्ट माना जाता है। वो एकमात्र ऐसा हेड है जिसके ऊपर पॉलिटिकल हेड नहीं है। सीएम के नीचे आता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पॉलिटिकल हेड नहीं होता है। पॉइंट क्या है? अब क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर एक एस्पेक्ट खुद जाके सुलझा सकता है क्या मनदीप? कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप? सर आई एम फ्रॉम जलंधर पंजाब। जलंधर। क्या जलंधर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब क्या हर प्रॉब्लम नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको?
delegate the authority. अब ये delegation से क्या फायदे होते हैं ध्यान से समझना. सेकंड ARC जितना माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा. सेकंड ARC says, अमनदीप प्लीज म्यूट कर लेना. सेकंड ARC says delegation of authority can lead to good governance. As on one hand, the head of the organization would able to get sufficient time for the critical points. जो critical issues है, critical मामले उस पे ज्यादा वक्त बिता पाएगा वो, और शायद वो मेक और ब्रेक होंगे. और दूसरी चीज, जब आप क्या बोलते हैं डेलीगेट करते हो अथॉरिटी, तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी लीडरशिप स्किल डेवलप होती है. दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है. तो सेकंड ARC advocated delegation of authority is another important aspect which can lead to the rise of good governance. As on one hand, it would set the priorities right, and on the second hand, it will lead to the development of lower level bureaucracies. Clear to everybody कि डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए. और कल अगर क्वेश्चन डेलीगेशन और गुड गवर्नेंस पे आ जाए कि डेलीगेशन जरूरी है या डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, दोनों जरूरी है. अगर क्वेश्चन आए delegation is good or decentralization is good for good governance, both are required. Can you write that and explain this? दूसरा recommendation done. Third, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा था तो मेरे होश उड़ गए थे कि यार इसने ये वाला पॉइंट भी नहीं छोड़ा. मतलब पहला सजेशन दिया सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड सजेशन दिया ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड सजेशन दे रहा है वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनके एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड ARC opines that the women's participation should be increased in the administration in order to ensure good governance. अगर लिटरली तुमने सही से कल का लेक्चर सुना है तो बताओ ऐसा क्या पार्ट है गुड गवर्नेंस का जो इससे अचीव हो सकता है. अरे गुड गवर्नेंस में एम्पैथी कहां आती है यार. परफेक्ट पूजा. इंक्लूजन याद है, इंक्लूसिव होना चाहिए गुड गवर्नेंस. इक्विटेबल, इंक्लूसिव, whichever way you want to put it up. What happens is यहाँ पे vulnerable sections का अगर participation बढ़ा दिया जाए तो system would become much more inclusive as the women's perspective would be brought in the administration and that would largely provide scope for those vulnerable section जो शायद उससे excluded है. Depth देखो, सिटीजन, ब्यूरोक्रेसी, वनरेबल सेक्शंस, तीन अलग अलग रेंज, तीन अलग अलग टॉपिक से तीन अलग अलग सजेशन. कुछ नहीं याद है, सेकंड ARC के 4 पॉइंट याद रख लेना, आपका तो आंसर बन जाएगा उधर, अच्छा खासा आंसर बन जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल ऑडिट. इसको डिटेल में करूंगा बट फिलहाल सेकंड ARC सेज कि सोशल ऑडिट प्रैक्टिसेस शुड बी इनकलकेटेड व्हिच वुड एनहांस द गुड गवर्नेंस. सोशल ऑडिट क्या करेगी ये याद रखना, इंक्लूसिवनेस लेके आएगा, ये पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा सिस्टम में. लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब सोशल ऑडिट में तो कहीं ना कहीं इस पार्टिसिपेशन से तुम्हारा दूसरा प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी भी फुलफिल हो जाएगा, तीसरा प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी भी फुलफिल हो जाएगा. और एक बार सिस्टम अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो जाए तो सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है. किस तरीके से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टेड है, एक या दो अचीव कर लो सारे अचीव हो जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC दीस आर द 4 एस्पेक्ट्स जो आपको वे फॉरवर्ड में लिखने हैं. अब आपके पास कितने पॉइंट है वे फॉरवर्ड लिखने के लिए? 8 + 4 = 12. क्या 12 पॉइंट सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू राइट अ वे फॉरवर्ड? मेरे हिसाब से तो एक पॉइंट में 10 वर्ड भी लिखते हो तो 120 वर्ड हो रहे हैं और 10 पॉइंट में कोई सा भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं होता इधर. सोशल ऑडिट का मीनिंग क्या है? सोशल ऑडिट होती है जहां पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन देखी जाती है. थोड़ी देर वेट करो गाइस, आगे सोशल ऑडिट RTA के बाद में करूंगा तो आपको बता दूंगा. बट एक बार जस्ट इतना लिख के रखो कि होती क्या है, फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा चीज. These were some of the recommendation as far as the second ARC is concerned. अब कंक्लूडिंग पार्ट गुड गवर्नेंस का. इंपॉर्टेंस क्या है गुड गवर्नेंस की, क्यों जरूरी है गुड गवर्नेंस? सी, द वे वी आर गवर्नड नॉट ओनली डिटरमाइंस आवर एग्जिस्टिंग पोजीशंस but also showcases the positions which the places which we would reach over a period of time. In present time, merely existence of governance cannot fulfill the need of present citizens. In order to largely fulfill the demands effectively, good governance is required. कोई एक बंदा हैंड रेज कर लो. रानी सिंह. अरे बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस आता है तुम लोगों के. गुड गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या है आप बताओ, क्यों होनी चाहिए गुड गवर्नेंस? गवर्नेंस अगर तो पूरे सिटीजन में किसी भी कंट्री में अगर हम गुड गवर्नेंस देखना चाहते हैं तो इसका बेसिक मोटिव है कि सिटीजन को खुद लग सके, रिसोर्स का अच्छा यूज हो सके. जैसे आपने पहले क्लास में बताया था कि रिसोर्स से बेटर गवर्नेंस है और सिटीजन मतलब उनकी भी डिमांड को फुलफिल कर सके. दैट्स व्हाई वी नीड गुड गवर्नेंस. पॉइंट. अगर स्टेट को अपने आप को वैलिडेट करके रखना है तो गुड गवर्नेंस होनी पड़ेगी. क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ टिल्ट जो है उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि शायद गुड गवर्नेंस नहीं है? यस सर, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं बहुत सारे लूपहोल है सर, जितनी भी गवर्नेंस मतलब जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं वो हर जगह लूपहोल है. अभी आज शाम को जो बैठी थी पढ़ रही थी तो मेरे बड़ी मम्मी बात कर रही थी कि जैसे आंगनवाड़ी कर्मी बच्चे हैं बच्चों के लिए आता है तो वो क्या करते हैं कि सारी चीजों को डायरेक्टली पे कर देती है. जो उसके वजह से देखे नहीं आता है उनको जाता ही नहीं है. तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि कितने सारे लूपहोल है गवर्नमेंट करती है पर हो नहीं पाता है. क्योंकि कहीं ना कहीं ये लूपहोल्स के कारण हमने सोचा कि आयुष्मान भारत से PHCs को जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर देंगे. रानी प्लीज एक बार म्यूट कर लेना. अब आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, ये 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना और यहां लिखना है तो साइड में लिखना. गुड गवर्नेंस टुडे इज a panacea or a pill for majority of the problems which the government of India faces today, as it is the good governance which can tackle radicalization by ensuring inclusiveness. It is the good governance which can enhance the faith of citizens in the system by making the system accountable. It is the good governance which can largely ensure more fruitful and efficient policies by largely ensuring participation of citizens. And ultimately, it is the good governance which can help us in facing the challenges such as climate change, where if the governance becomes efficient, the people become efficient, and if both government and people become efficient, the resources are efficiently used, which to an extent can contribute to our fight against the climate change. पूरा ब्रॉड तरीके से लिखना है ऐसा कि तुम जो प्रॉब्लम बोलोगे उस प्रॉब्लम का मुख्य कारण, मुख्य सॉल्यूशन गुड गवर्नेंस है और उसका मेजर कारण लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है. लोग रेडिकल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हताश हो जाते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं. हाँ, मान लिया कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली भी उस तरीके से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, बट एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको बेटर करने के लिए गुड गवर्नेंस के सिवा कोई पॉइंट ही नहीं है आपके पास. मतलब चाहे जहान में जो करना है कर लो, गुड गवर्नेंस नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम सोसाइटी की टैकल नहीं हो सकती. रेडिकलाइजेशन इससे टैकल होता है, करप्शन इससे टैकल होता है,
लोग जागरूक इससे हो सकते हैं, स्टेट रेलेवेंट ग्लोबलाइजेशन में इससे रह सकता है, और साथ ही साथ में यूनाइटेड भी स्टेट गुड गवर्नेंस से रह सकता है, लोगों को यूनाइट भी कर सकता है गुड गवर्नेंस, बिकॉज इट वुड लार्जली इंश्योर इंक्लूसिवनेस। क्लियर विद दिस? अब आते हैं आपके सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एज फार एज गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके बताता हूं। 2016, 2015, 2017 क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप बताना कि आप क्या टैकल कर सकते हो। हैज द इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम रेस्पॉन्डेड एडुकेटली टू द डिमांड ऑफ एलपीजी? स्टार्टेड इन 1991। प्रीवियस ईयर्स गवर्नेंस का क्वेश्चन है 2016 का। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू बी रेस्पॉन्सिव टू दिस इंपॉर्टेंट चेंज? क्या 1991 के रिफॉर्म्स को एडुकेटली हमने रेस्पॉन्ड किया है कि हमने क्या उस स्तर पे चीजों को चेंज किया? एडुकेट रिस्पांस क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी, रेस्पॉन्सिव, कंसेंसस बेस्ड, इक्वालिटी, एफिशिएंसी, राइट? क्या एडुकेट रिस्पांस है, इन पे इवैल्यूएट करो। फिर इसने पूछा व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू बी रिस्पॉन्सिव टू दिस इंपॉर्टेंट चेंज? अब सरकार कर क्या सकती है? क्या आपके पास सॉल्यूशन है? क्या किया जा सकता है? जो 7-8 सॉल्यूशंस मैंने बताए, डू यू हैव द सॉल्यूशन कि सरकार को करना क्या है? गाइस, ये क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आया गुड गवर्नेंस के ऊपर अभी तक में। अब नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस? तो कल मैंने गवर्नेंस का मीनिंग बताया, फिर गुड गवर्नेंस का मीनिंग बताया। अब मैं आपको सिर्फ सिंपल से पूछ रहा हूं, ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हो ये चीज। वर्ल्ड बैंक ने ई गवर्नेंस को डिफाइन किया है। हमने गवर्नेंस में यूएनडीपी की डेफिनेशन देखी थी, वो लिखना। वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस को डिफाइन किया है, ध्यान से सुनना। नहीं, कोई भी एक बंदा हाथ उठाओ, मैं आपको बता एक क्वेश्चन पूछना है जिससे मैं शायद कुछ एक पॉइंट मेक करना चाहता हूं। राघवेंद्र और प्रीतम, वेरी गुड डेफिनेशन। इन फैक्ट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन इज। राघवेंद्र, आर यू देयर? हेलो, क्या होता है यार गाइस? Yes, sir, I'm available. ओके राघवेंद्र, टेल मी वन थिंग, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस? I have this over here, Nara Kacheri in Karnataka व्हिच वन? website. Nara Kacheri website. नार कचेरी, ओके ठीक है। Yes. And I सो आर यू फ्रॉम कर्नाटका? yes, I'm from Karnataka. ओके ठीक है, नार कचेरी ठीक है। और RTI is also there in the ईआरटीआई ठीक है, ERTI. आरटीआई पोर्टल जो है। Yes, sir. और ई नैम, हाँ बताओ, मैं वही तो बहुत सारे जानना चाह रहा हूँ ना राघवेंद्र। ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳು, ಬೇಗ ಹೇಳು। Like MSME loan can be available to the online portal. Perfect. ENAM, then बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, लोक मित्रा, कोविन। कर्नाटका से हो तो कर्नाटका के अंदर देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज खजाने, डीबीटी, एम आधार। अब बस 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 बस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, डिड आई आस्क यू वेब गवर्नेंस? No. व्हाट डिड आई आस्क यू? e-governance, यू रोट एन आंसर ऑन? web governance. Sorry. नो, इफ यू डोंट गेट द राइट मार्क्स, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? गाइस एग्जांपल देना बंद करो, समझो एक एक पॉइंट को, यूपीएससी ऐसे ही नहीं दे देगी मार्क्स। वेब गवर्नेंस के एग्जांपल दे रहे हो जितने दे रहे हो, सब के सब इंटरनेट बेस्ड है। इज ई गवर्नेंस इज इक्वल टू वेब गवर्नेंस ओनली? प्रॉब्लम इज दिस राघवेंद्र एंड अदर्स, हम इतने अपने कॉमन सेंस को एम्फसाइज कर देते हैं, क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है हम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पूछ रहा है, वेब गवर्नेंस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बट नॉट इन इटसेल्फ कंप्लीटली ई गवर्नेंस। सो इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन ई गवर्नेंस, राइट ऑन ई गवर्नेंस, जस्ट डोंट राइट ऑन वेब गवर्नेंस, बिकॉज़ ई गवर्नेंस की डेफिनेशन जो वर्ल्ड बैंक ने दी है अब डाइजेस्ट होगी तुम्हें। According to World Bank, e-governance refers to use of ICT in governance. As simple as that. World Bank defines, ये मेरे हिसाब से सबसे broadest और सबसे simplest definition है। Electronic governance in the World Bank's term refers to use of ICT in governance, that is information and communication technology in governance. अब now, is radio and information and communication technology? Is telephone a communication technology? Is mobile phone a communication technology? Is web or broadband or Wi-Fi is a communication technology? Yes. So why are you only writing the example of web-based portals? Why didn't you write the helpline of 1072? Why didn't you write the television communication channels or maybe different types of advertisement given here as an e-governance mechanisms? क्यों नहीं लिखा फिर? Because हम इतने ज्यादा ingrained हो जाते हैं चीजों में, हमें सिर्फ वेब ही वेब दिख रहा है, because हमारी obviously आप प्रेजेंट जनरेशन में वेब ज्यादा यूज कर रहे हो, बट वो वहां पे आपके जनरेशन के अनुसार तो आंसर लेगा नहीं। ही वुड लार्जली वांट अ कंप्लीट आंसर ऑन इट। और एक पॉइंट अगर आपने लिख दिया आगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेब गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, बट इट डज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ वेब गवर्नेंस, एज एनी कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इफ द वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन इज राइट। And in such circumstances, telephone-based governance, web-based governance, app-based governance, or maybe for that matter, any television or radio communication technology or satellite-based communication technologies, all are becoming part of e-governance. Clear? I hope this is clear. सर टेलीविजन कैसे हो जा रहा है? क्योंकि कोविड की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? मेजरली टेलीविजन से मिल रही थी ना। कब लॉकडाउन है, कब हटेगा, कब क्या होगा? Is that not a governance mechanism? Is this because governance क्या होता है? Even information dissemination is an important part of governance. And television has always been the most cost-effective way of largely having a more circulation of the information channels. Please make sure you write every part of it. अब एक एग्जांपल पूछा तो सब एग्जांपल देना चालू कर देते हो। ई रूपी ये क्लियर, आई गॉट इट, आई नो यू नो इट। माय ओनली पॉइंट हियर वाज टू जस्ट ब्रॉडन दैट हॉराइजन जिसका आप एग्जांपल दे रहे हो। सिर्फ वेब पे नहीं जाना हमें बियॉन्ड वेब के भी एग्जांपल लिखने हैं। अब इससे आगे बढ़ें, जरूरत क्या है ई गवर्नेंस की? डू यू थिंक ई गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड टुडे? इज देयर एनी नेसेसिटी ऑफ हैविंग ई गवर्नेंस? गाइस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं यार। गाइस वॉइस ऑडिबल है? ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ ई गवर्नेंस? इसका एक क्वेश्चन बनता है सिविल सर्विसेज में, बिकॉज़ टुडे वी आर फास्ट ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम गुड गवर्नेंस टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। एक साइड में क्वेश्चन लिख के रखना,
और ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो कल आप मुझे स्टार्टिंग पे आंसर सुना सकते हो, आई कैन जस्ट गिव यू माय ओपिनियन ऑन दैट। क्वेश्चन ये है, धीरे धीरे बोल रहा हूं, प्लीज लिख लेना यार। इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज मस्ट, कमेंट, फुल स्टॉप, कमेंट। आपको लगता है क्या गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए आज बिना ई गवर्नेंस के गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती? तो कैन यू नाउ कनेक्ट दोस टू टॉपिक्स कि ई गवर्नेंस होगा तो ही गुड गवर्नेंस पॉसिबल है आज। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वन कैन नॉट सैटिस्फाई द अर्जेस ऑफ different types of citizens having different types of demands, having different types of requirements and different types of belief systems। आप 150 या 250 वो आपकी चॉइस है, बट प्लीज मेक श्योर ये आंसर कल लिखो। आपको एक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी, आप बताना जरूरी है या नहीं है, दैट इज योर चॉइस। अब नीड फॉर ई गवर्नेंस को एक्सप्लेन करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट है, 5 स्टार मार्क से लिख लेना ये स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट सबसे पहले तुम्हें, मैं जब मेंस देता था मेरे, मैं कुछ स्टेटमेंट्स बना के लेके जाता था हमेशा हर पेपर में, या फिर एक जनरल स्टेटमेंट्स बनाता था नॉर्मली, और मैं पहले ही डिसाइड करके रखता था कि इनको मुझे यूज करना ही करना है पेपर में, चाहे किसी भी तरीके से मुझे यूज करना पड़े। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप लोगों को करना ही करना है ई गवर्नेंस के अंदर यूज, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ई गवर्नेंस का। प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था IT plus IT is equal to IT। What's the meaning of this? Our present prime minister is very famous for largely coining such slogans and these are really pragmatic। I mean बहुत बड़ी-बड़ी चीजें छोटी-छोटी चीजों में रिफ्लेक्ट हो जाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साइड में रखें, ये तो जबरदस्त है। What's the meaning? IT plus IT is equal to IT, that is information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow। स्टेटमेंट कैसा लगा? मेरा नहीं है, सबका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर इंडियन टैलेंट से जोड़ दिया जाए तो वी कैन क्रिएट दैट विश्व गुरु। अब अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए विश्व गुरु कैसे बनेगा इंडिया, क्या आपके पास एक सिंपल इंटरव्यू वाला लाइन का आंसर है क्या? गाइस वॉइस आ रही है ना यार? सडनली तुम लोग चैट बंद कर देते हो तो मुझे लगता है वॉइस ही नहीं आ रही है। क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन और रामबाण है यहाँ पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। देयरफॉर इन कंटेम्पररी टाइम, इन ऑर्डर टू लार्जली build the India of our dreams, we largely need to combine the Indian talent with the information technology। This statement in itself shows technology without Indian talent is waste and Indian talent without appropriate technology would not give you the optimum result। दोनों की कॉम्बिनेशन जरूरी है अगर आपको अपने गवर्नेंस को बेहतर करना है। Does this single statement explains you the entire need for electronic governance in India? ये होते हैं killing points या tipping points of your answers। These statements actually give you mark as they add novelty to your content। तो प्लीज लिख के रखना बच्चा लोग, ये काम आएगा तुम्हें ई गवर्नेंस के किसी भी क्वेश्चन में, और तुम्हारा सोल कर्तव्य है तुम्हें लिखना ही लिखना है ये, चाहे तुम कंक्लूजन में लिख दो, बॉडी में लिख दो, या इंट्रो में लिख दो, या कुछ XYZ। कितनी बार रिपीट करूं यार गाइस? IT plus IT is equal to IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। आई होप लिख लिया। आप करंट अफेयर्स किस तरह पढ़ते थे सर? तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे वो तरीका। शायद मेरे गवर्नेंस के लेक्चर से तुम्हें पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स को किस तरह पढ़ना है, बिकॉज करंट अफेयर्स में तुम 250 वर्ड खोजते हो और मैं सिर्फ एक ही शिद्दत से करंट अफेयर पढ़ता था कि मुझे 2 लाइन मिल जाए मेरे लिए सफिशिएंट है। तो सर्च फॉर स्मॉलर स्टेटमेंट्स rather than searching for 250 words, because in UPSC ये लाइन को सामने लिख के रख लेना अपने चेयर के अंदर, जहां पे चेयर पे जहां पे आप टेबल पे जहां पे आप बैठते हो। इन UPSC the weight of the word matters more than the width of the word। वजन होना चाहिए बात में, कंटेंट तो हर कोई लिख सकता है, तो what matters is weight होना चाहिए वर्ड में, width नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ वर्ड doesn't matter, the expression of those words and to the point expression matters more in fetching you good marks। आज नहीं मानोगे शायद ये बात, आगे एक दिन समझ में आएगी जिस दिन मेंस लिखोगे। अब नीड मैंने कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, फटाफट पाठ करूंगा ये वाला। ई गवर्नेंस की नीड क्या है? आज हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब अगर सिंपल में बोलूं यहाँ पे, तो अब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आपको वेलफेयर मेजर्स भी लेने पड़ रहे हैं। जब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात थी तो बिना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की चीजें चल सकती थी, लेकिन आज जब आप वेलफेयर मेजर्स लेते हो जहां पे पॉवर्टी, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इन सबको ध्यान में रखनी है साथ साथ, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्व सो मेनी पीपल एट सेम टाइम विद सेम क्वालिटी। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस नहीं है तो होगा ये, अरे ये सर्विस केरला में बढ़िया मिल रही है, अरे यार ये छत्तीसगढ़ की तो बढ़िया नहीं लगी। लोगों के एक्सपीरियंस वैरी करेंगे, लेकिन वहीं पे जब इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा सबको सेम क्वालिटी की सर्विस इंश्योर कराई जा सकती है सेम टाइम स्पैन के अंदर विदाउट एनी वेरिएशंस। क्लियर? सेकंड, ग्लोबलाइजेशन के कारण ई गवर्नेंस एक नेसेसिटी बन गया है किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम का। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द इंडियंस हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम सर्विसेज डू यू एक्सपेक्ट देम टू कम टू द कंट्री इन ऑर्डर टू पे देयर म्युनिसिपल टैक्सेस? शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा वो। तो उन लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो देश से बाहर है लेकिन देश की कुछ सर्विसेज या सुविधाओं का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है। फॉरगेट देश से बाहर है, आप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा रहे हो, छत्तीसगढ़ से आप कर्नाटक जा रहे हो, कर्नाटक से कश्मीर जा रहे हो, या कश्मीर से गुजरात जा रहे हो, या गुजरात से असम जा रहे हो। अब जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ वर्क, हाउ डू यू अवेल द सर्विसेज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेट? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सिटीजंस टू कीप ऑन ट्रैवलिंग सच अ लॉन्ग वाइड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यू वुड हैव टू प्रोवाइड देम सर्विसेज टू देयर डोरस्टेप्स। इज द पॉइंट क्लियर? कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे इंटरनल माइग्रेशन भी बढ़ा और एक्सटर्नल माइग्रेशन भी बढ़ा, इनको सर्विस देने के लिए आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेकंड, सिटीजंस बहुत अवेयर है, क्या लगता है? हाँ, ई वोटिंग कैन बी एडेड हियर, कि एम्बेसी जाके पोस्टल बैलेट सिस्टम्स भी चालू किए गए एक्सेट्रा। डू यू थिंक सिटीजंस की अवेयरनेस बढ़ने के कारण भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस देना पड़ रहा है? व्हाई? Because today the citizens have become more aware of their rights and they demand appropriate services, and as a result of which the government has to adopt the electronic mechanisms to deliver these quality services to its citizenries. As today
The caste still has importance in elections, but the development is fast gaining ground in the process of election. And in order to bring that development, one would have to use e-governance. Therefore, e-governance का benefit सिर्फ ये सारी चीजों में नहीं है, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है क्योंकि इससे डेवलपमेंट आता है और उससे शायद आपको वोट मिलती है। तो क्या ई-गवर्नेंस और डेवलपमेंट को कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे ई-गवर्नेंस से आज डेवलपमेंट आता है और लोग डेवलपमेंट पे वोट कर रहे हैं, तो लोगों को ई-गवर्नेंस, द सिस्टम को ई-गवर्नेंस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल रीजंस। बट याद रखना भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ई-गवर्नेंस कोई क्लाइमेट फ्रेंडली है, इधर से ई-वेस्ट जनरेट होता है। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इन द कंटेम्पररी टाइम, अब मुझे मेरे पास कोई इसका फैक्ट तो नहीं है, बट लेकिन जब मैं स्टडी आई क्योंकि स्टूडियो या ऑफिस जाता था, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली टू गुड़गांव, वन साइड 42 किलोमीटर्स है, बोथ द साइड कम्स टू रफली 84 किलोमीटर्स, और थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लेके आऊं तो 90 किलोमीटर डेली की जर्नी, एंड दैट टू from the heart of Delhi to the heart of Gurgaon, which used to take me 2 hours one side. That means 4 hours a day. I was spending my life in traveling with almost zero productivity. That means what? With the rise of expansion of urban centers, the rise of transportation cost, and the congestion which is largely present in a majority of the Indian cities, electronic governance is one of the way out in order to ensure better governance. लिख सकते हो, हाँ पेपर का यूज भी लिख सकते हो, आगे प्रोजेक्ट भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई ऑफिस एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था सरकार ने, बट फिलहाल हम इधर देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इससे रिड्यूस होता है और उससे डायरेक्टली इकोलॉजी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट भी है, ई वेस्ट जनरेट होता है जिसके कारण बहुत सारा इशू आएगा आगे, चैलेंज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस जरूरी है, और साथ ही साथ में ये करंट से निकाला एग्जांपल, कोविड-19 जैसे पेंडेमिक्स के टाइम में इमेजिन करो अगर हमारी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता, तो डू यू रियली थिंक कि सिस्टम फॉल अपार्ट हो जाता या पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रक डाउन हो जाता? डू यू थिंक दैट? अब शमी कुमार बोल रहे हैं सर जो पॉइंट्स आप बताते हो वो हम कहां से पढ़ें? यहीं से पढ़ो ना, जितना नोट्स आपका बन रहा है गवर्नेंस का, इधर एक शब्द भी आगे मत पढ़ना, इंश्योर दैट। बिकॉज यार ये सारी चीजें मैंने करंट इधर उधर, कोई किताब होती मैं आपको बोल देता इधर पढ़ लो ये चीज, आई मीन मेरे को नहीं पता ऐसी कोई किताब है। आपको करंट से ही ये कोविड का एग्जांपल आप मैंने करंट से निकाला है, उड़ीसा मॉडल मैंने करंट से निकाला है। अब मैं आपको रिकमेंडेशंस पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा कि 15 रिपोर्ट सिटीजन एआरसी की पढ़ लो, कोशिश करो ये वाला पॉइंट अगर आप लिख सकते हो, या नोट्स हैंड रिटन नोट्स में सारी चीजें आ रही है ना गाइस? यस, तो परफेक्ट। फिर उतना नहीं मिली सर, कोई बोलता है यस, कोई बोलता है नहीं मिली। अब ये एक बार आप वापस कांटेक्ट करो यार, अभी नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं तो कोई देखो, एक यस आ रहा है, एक नो आ रहा है, एक यस आ रहा है, एक नो आ रहा है। ठीक है, बाई चांस अगर अपलोड नहीं हुई है, आज मैं क्लास के बाद अपलोड कर दे एस के, जिस दिन मेरी गवर्नेंस की क्लास खत्म हो जाएगी उस दिन पूरा का पूरा मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा। इससे 5 वर्ड ज्यादा ही मिलेंगे हर पॉइंट में, उतना पढ़ लेना, गवर्नेंस से सॉर्टेड आउट, कुछ मत पढ़ना। हाँ मेरा रिक्वेस्ट है करंट अफेयर्स को थोड़ा यूज करते रहना उसके अंदर, ताकि आप अपडेट तो करना पड़ेगा, आज पढ़ाने के बाद अगले साल तक कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो मेक श्योर मैं खुद सारा गवर्नेंस का नोट उस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, दे दूंगा आईडी यार, वेट अ सेकंड, अभी टाइम है, 4-5 दिन और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आई पुट इट अप, रीड दैट एंड यू आर डन। और अभी मेंस आने वाली है, खुद देख लेना। आगे बढ़ते हैं गाइस, इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, पेपर 2। किसी दिन अगर उसने ये पूछ लिया, मैंने इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस भी तुम्हें बताया है जिसमें एक पार्ट ई गवर्नेंस लिखा था हमने, लेकिन ई गवर्नेंस का इवोल्यूशन पूछ लिया, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस, तो कैसे लिखोगे? एक डायग्राम देता हूं, सिर्फ उतना लिख लेना प्लीज। ये कोई एयर टाइट ईयर नहीं है, जस्ट एक ब्रेक अवे ईयर है, इसलिए मैं ईयर्स को ले रहा हूं। 1990s